पीएम मोदी लगातार देश की सत्ता में 4,399 दिन से काबिज है, यानी 12 साल लगातार प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाया है। ऐसे में बीजेपी का दावा है ये 12 साल बेमिसाल रहे हैं, जबकि अपोजिशन 12 साल बदहाल का टैग आज के दिन चला रही है। डिबेट का नंबर 1 शो बेबाक मुंसिफ देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। 12 साल का सफर, 12 साल की कहानी, दुनिया में बनी भारत की नई निशानी, जिसमें दुनिया ने भारत के बढ़ते कद को देखा, विश्व गुरु का खिताब, सोने की चिड़िया को फिर से लौटाया। कहीं एक्सप्रेसवे, कहीं वंदे भारत की रफ्तार, कहीं डिजिटल क्रांति, कहीं अंतरिक्ष में भारत का विस्तार। चंद्रयान 3, आदित्य L1 मिशन, गगनयान मिशन को पूरी दुनिया ने मुड़ मुड़ के देखा, लेकिन भारत ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। गरीब कल्याण की योजनाएं, आत्मनिर्भरता का संदेश, हर मंच पर गूंजा विकसित भारत का परिवेश। राशन मिला, घर मिला, यहां तक कि शौचालय भी मिला, और भारत ने घर में घुसकर जवाब देने का तर्ज और हुनर पूरी दुनिया को दिखाया। ये सब बोलते हुए मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है, लेकिन अगर मैं अब सवाल पूछना शुरू कर दूं और खामियों पर जवाब मांगूं तो शायद मैं देशद्रोही कहलाऊंगा। यह भी नए भारत की पहचान बनी है। इन 12 सालों में कहीं महंगाई की मार, कहीं बेरोजगारी का जाल, युवाओं की आंखों में सपने पर रोजगार का अकाल, किसान की फसलें सस्ती हुई, खर्चे हुए बेहिसाब, कर्ज और चिंता के बीच कैसे पूरे होगा हमारा ये ख्वाब। शिक्षा हुई महंगी, इलाज भी हुआ दुश्वार, मध्यम वर्ग की जेब पर बढ़ता गया भार, कहीं कागजों में विकास तो कहीं जमीनी हाल बेहाल। ऐसे कई हैं सवाल, लेकिन सवाल पूछना मना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का 4,398 दिनों तक देश के पीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 4,399 दिन का कार्यकाल आज पूरा कर लिया। लेकिन नेहरू जी ने 75 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मौजूदा प्रधानमंत्री ने 0। लेकिन नए भारत में अगर मैं सवाल पूछ लूं तो देश के पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, सवाल अगर मैं पूछ लूं तो शायद मुझे अर्बन नक्सल तक कह दिया जाएगा, खिताब से नवाज दिया जाएगा। देश में इन 12 सालों में विकास हुआ, बेशक बहुत चीजों में सुधार हुआ है, लेकिन सवाल पूछना अब भी शायद अपराध माना जाता है, क्योंकि सवालों का जवाब नहीं मिलता। आरोप इन 12 सालों पर भी खूब लगते हैं। आंकड़ों की जादूगरी हुई, आंकड़ों में देश को तरक्की याफ्ता दिखाया गया, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग। आज करेंगे इसी पर तफसीली चर्चा, और मेरे साथ आज की चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ, उनका परिचय आपसे करवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें, इन 12 सालों का मूल्यांकन शायद 1 घंटे में करना बेहद मुश्किल मेरे लिए भी होगा, क्योंकि काम तो हुआ है, लेकिन खामियां और काम दोनों को लेकर चर्चा में जब मैं आगे बढ़ूंगा तो शायद मुश्किलात बहुत ज़्यादा पेश आएंगी, क्योंकि इसका मूल्यांकन 1 घंटे के इस वक्त में शायद उस तरीके से मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन पीएम मोदी ने जो नारे, जो स्लोगन दिए हैं, उसका जिक्र मैं यहाँ पर बखूबी करूंगा, और उसका सटीक विश्लेषण करने के लिए 2 मेहमान जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका तारुफ, परिचय करवाने का सही वक्त अब आ चुका है। दिखाया जाए स्क्रीन पर। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं सोहेल काज़मी, देश के माने जाने पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स में से एक, कई जगहों पर अक्सर ये नजर आते हैं, और मुंसिफ जी की स्क्रीन पर भी आपने अक्सर इनको देखा। और नीरज मेहरे मेरे दूसरे मेहमान, जो देश के जाने माने पत्रकारों में से एक हैं। नीरज मेहरे जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आपसे भी बहुत सारी चीज़ें दरअसल समझनी है और देशवासियों को भी समझानी है। उससे पहले ये जो कहानी है 12 साल की, इसको अगर संक्षिप्त में समझेंगे तो इन 12 सालों में जो सबसे बड़ा फैसला जो सर्वे के दौरान करार दिया लोगों ने, 500 सालों के इतिहास के बाद राम मंदिर का बनना, और पाकिस्तान को जिस अंदाज में हिंदुस्तान ने जवाब दिया और पूरी दुनिया को दिखाया, उस पर भी करेंगे चर्चा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर, ये भी पूरी दुनिया को देश ने करके दिखाया। आतंकवाद को घर में घुसकर मारने का जो तर्ज, जो हुनर, जो अंदाज पूरी दुनिया को हमने दिखाया, उस पर भी हम करेंगे चर्चा। मेहमानों को दिखाया जाए स्क्रीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल काज़मी साहब चर्चा में शामिल होने के लिए। नीरज मेहरे जी, आपका भी। चर्चा का आगाज सोहेल काज़मी साहब आपसे करेंगे। 12 साल कितने नंबर दे रहे हैं आप 10 में से? देखिए रहीम सर, पहले तो गुड इवनिंग आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट नीरज जी को भी गुड इवनिंग। दूसरा ये है कि सर खुशी की बात है, हम भारतीय होने के नाते अपने प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देते हैं कि एक ऐसा मुल्क, मल्टी रेशियल, मल्टी रिलीजियस और एक खूबसूरत जमहूरियत
जो तीसरी बार लोगों ने चुन के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में भेजा और आज वो क़यादत कर रहे हैं पूरे भारत की, और रिकॉर्ड तोड़ दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और वो नेहरू जो बड़े पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर अपने जमाने के, अपने दौर के रहे हैं, और उस वक्त का भारत एक टूटा फूटा सा भारत जिसको बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि देखो 10 में से आप अगर नंबर दे देंगे ना तो फिर मुझे बातचीत करने में ज्यादा मजा आएगा। देखिए सर, हाँ। अब हम कंपेयर कंट्रास्ट आगे करते हैं। फिलहाल मुबारक की बात यह है कि पूरी दुनिया आपके चैनल को देख रही है, आपके शो को देखती है। मुबारक बात यह है कि जनाब वो रिकॉर्ड तो बना है, उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जो नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब नेहरू जी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे और एक बहुत बुद्धिजीवी, बड़ी हाईली क्वालिफाइड फैमिली से बिलोंग करते थे। और जब हम नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो वो उस एजुकेशन के स्तर पे, उस लेवल पे एजुकेटेड नहीं थे जिस तरह के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो चैलेंजेस पंडित जवाहरलाल नेहरू को विरसे में मिले जब वो प्रधानमंत्री मिले, वैसे जो चीजें थी वो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं मिली है। एक डेवलप्ड कंट्री का प्राइम मिनिस्टर 2014 में बना है जिसको नरेंद्र दामोदर मोदी कहते हैं। तो देखिए, बुनियाद रखना और कंसीव करना किसी आइडिया को, उसकी तर्ज अलग होती है। एक बनी बनाई जो है चीज को आप चलाते हैं या मेंटेन करते हैं, फिर उसके आगे की रणनीति तय करते हैं, वो अलग चीज होती है। बेसिक बुनियादी ढांचे को बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इरा में हुआ था, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, जब हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं, 12 सालों में बहुत सी चीजें अच्छी हुई जो आपने खुद भी बोली अपनी इंट्रो में, और बहुत सी चीजें बिगड़ भी गई। खासकर पोलराइजेशन एक ऐसा इशू है, और ये जो गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है और जो एक गुलदस्ता भारत में खिला हुआ हमेशा रहता था। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पहले नहीं बने। 3 टर्म्स में अटल जी यहाँ प्रधानमंत्री बने, 13 दिन 13 महीने और एक पूरा फुल फ्लैश टेन्योर। लेकिन उस वक्त ये मुसीबत नहीं आई हिंदू मुस्लिम की, माइनॉरिटीज को साथ लेने की जो एक शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी साहब की इरा में हुई थी वो रिमार्केबल थी। पड़ोसियों से कैसे रिश्ते बनाने हैं और किस तरह से टू टायर डिप्लोमेसी पे, जियो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, वो रिमार्केबली अटल जी के टाइम पे हुआ। लेकिन मौजूदा हालात को देखकर लग रहा है कि शायद अटल जी इस स्टाइल में गवर्नमेंट चलाते तो फिर वो लंबे चल जाते। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए, हाँ, हर चीज का एक वक्त होता है, उम्र का भी तकाजा होता है, सरकारें आती हैं जाती हैं। लेकिन 2 तरह का भारत बना दिया मोदी जी ने। एक तो वो भारत जो अंदर से पिसता हुआ है, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई, कोई बात नहीं, 1 नेशन 1 टैक्स, कोई बात नहीं, उसकी कमेटी डिमोनेटाइजेशन हो गई। अभी फिर सुन रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन दोबारा, नोटबंदी ना हो जाए और प्लास्टिक के नोट ना आ जाए। अब ये आजकल वही सुन रहे हैं। तो जो डॉलर का रेट वो कहां पहुंचा, अब ये जो वर्ल्ड क्राइसिस है उसमें पेट्रोल और डीजल कहां है। तो बहुत सारे अच्छे फैसले हुए, लेकिन जो फैसले जल्दबाजी में लिए गए वहां पर खामियां रही है और उन खामियों को दूर करने के लिए अब कोशिशें होनी चाहिए। नीरज महराज जी, आपकी बारी। आप देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि जिसको आज भारतीय जनता पार्टी विश्वास के 12 साल कह रही है, मुझे लगता है कि विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी का 2024 में ही डगमगा गया और ठीक ठाक पोजीशन पे डगमगाया, तभी आप 300 से 240 पे आए। केवल 300 से 240 पे ही नहीं मामला रुका। आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत का मार्जिन बनारस में घटा, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जीत का मार्जिन लखनऊ में घटा, गोरखपुर जैसी सीट पे घटा, और जिस रामलला को लेके आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश में राजनीति करते रहे, वो महत्वपूर्ण सीट अयोध्या आप हार गए। इससे साफ जाहिर होता है कि आपका जो क्रेडिबिलिटी थी कहीं ना कहीं घटी और गिरी। ऐसा नहीं है कि आप पश्चिम बंगाल में सरकार बनाए, लोकसभा 2024 में वहां भी आपका डगमगाया विश्वास और वहां 18 से 12 पे आप आए। तो डगमगाया जरूर, लेकिन जो आपने वादे किए थे निश्चित रूप से, किसान की आय दुगना कर देंगे, नौजवान को नौकरी मिलेगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जो बात की थी, वो वादे आपके कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए और रोजगार पे आप जो है 1/3 भी रोजगार लोगों को नहीं दे पाए। लेकिन उसी 2014 के बाद नीरज महराज जी, बंगाल फतेह किया, दिल्ली फतेह किया, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, एक के बाद एक कई राज्यों में सरकारें बैक टू बैक बनती रही। रहीम साहब, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 2026 में 12 साल बेमिसाल याद करते हैं और हम अभी केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। हर राज्य में आपका वोट बैंक बढ़ा,
क्योंकि विधानसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे होते हैं। लोकसभा में आपकी क्रेडिबिलिटी गिरी, हम इसके सबूत पेश कर रहे हैं, दस्तावेज पेश कर रहे हैं, और विधानसभा में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी, तभी तो आप एक राज्य के बाद एक राज्य, एक राज्य के बाद एक राज्य, और अंत में जो आपका सबसे मजबूत जीतने का इरादा था पश्चिम बंगाल भी जीत गए, क्योंकि वहां स्थानीय मुद्दों के चुनाव विधानसभा पे जो होते हैं उन पे आपने जोर दिया और वहां जीत गए, बधाई के पात्र है। और निश्चित रूप से चूंकि जितनी स्पीड से आप राज्यों को लगातार अपनी सरकार बनाते जा रहे हैं, तो बधाई के पात्र जनता आपके साथ है। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है, ईडी सीबीआई का दबाव 12 सालों में बढ़ा, दुरुपयोग हुआ, मीडिया पर आपका दबाव बढ़ा, किसान, नौजवान, पहलवान सब कहीं ना कहीं परेशान थे। मैं आज महंगाई, डीजल, पेट्रोल देख लीजिए, आम रोजमर्रा की चीजें देख लीजिए, सब लगातार महंगी होती चली जा रही है। किसान को जो आपने एमएसपी की बात की थी वो आज तक वहीं लटकी पड़ी है, उसकी कोई चिंता नहीं है। और संवेदनशीलता आपकी इतनी है कि पहलगांव में लोग हत्या करके चले जाते हैं जाति और धर्म पूछकर, और दिल्ली में देश का अन्नदाता किसान। अच्छा, ऐसा ना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये मूल्यांकन जो हम करने बैठे हैं इतने कम समय में, क्योंकि बहुत सारी चीजें अच्छी हुई और बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई है जिन पर काम करने की जरूरत है। कुछ स्लोगन, कुछ नारे दरअसल देश के प्रधानमंत्री ने दिए, वहां से हम आगे बढ़ते हैं इस चर्चा में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या देख पा रहे हैं आप? सोहेल काज़मी साहब बताइएगा। देखिए, स्लोगन बहुत खूबसूरत था, सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन यह कि इन टोटलिटी जो है समाज टूट गया। हिंदू मुस्लिम इतना कर दिया हर स्टेट में, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, हर यूनियन टेरिटरी में, कि आप देखिए जम्मू कश्मीर जैसे शहर में जब इलेक्शन हुई 2 साल पहले, तो आप देखिए 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की वो आई जो हिंदू सेंट्रिक सीटें थी, और उमर अब्दुल्ला को 44 वो सीटें मिली जो मुस्लिम सेंट्रिक सीटें थी। तो ये दर्शाता है कि जनाब हमने क्या पाया और क्या खोया। एक गुलदस्ता जो था वो बिखर गया और एक वेज क्रिएट हो गया जाति के मजहबों के नाम पे, रीजन्स के एतबार पे, जो मैं समझता हूँ शॉर्ट रन में तो बेनिफिट मिल गया कि यहाँ 25 एमएलए से 29 आ गए, लेकिन लॉन्गर वे में समाज को इसका बहुत नुकसान होता है, समाज टूट जाता है, भारत को नुकसान होता है, जो गंगा जमुनी तहजीब जिसका तो इसका क्रेडिट किसको देंगे फिर आप? क्या मौजूदा सरकार की वजह से हुआ है? क्योंकि ना एक पैटर्न है, हम एक पैटर्न देखते हैं हमारे सामने, जब होली आती है तो फिर मस्जिदें ढकी जाती है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जब भी कांवड़ यात्रा निकलती है फिर वो दुकानों को चेक किया जाता है कि क्यूआर कोड पर क्या लिखा है और असली मालिक इसका कौन है, दुकान के बाहर कौन सा नाम लिखा। हर बकरा ईद पर, हर धार्मिक फेस्टिवल पर इस तरह की अब चीजें होने लगी। हाल फिलहाल हमने देखा क्रिसमस पर चर्च के बाहर जाकर वो हनुमान चालीसा और वो सेंटा क्लॉज बने बच्चों को डराना, धमकाना, ये तमाम चीजें हुई। इसीलिए जानना चाह रहा हूं। तो ये देखिए ना, उसका फायदा जैसे नीरज साहब ने कहा कि जनाब जिस चीज पे कि एक अंडर डेवलप्ड मुल्क है, विकसित कहते हैं 2047 में विकसित होंगे, अभी 100 साल तो मुझे लगता नहीं कि विकसित होंगे, क्योंकि यहाँ जाति के नाम पे अब तो प्रॉब्लम ये है, हिंदू मुस्लिम को छोड़िए, हिंदुओं की जातों पे भी इलेक्शन होती है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे। तो वो ठीक है, आपने स्टेट टू स्टेट कवर करना शुरू कर दिया। बिहार खत्म हुआ तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल खत्म हुआ तो यूपी, यूपी से खत्म हुआ तो पंजाब। अब लोग आपको उस तरह से देख रहे हैं, तो यही एक खूबसूरती है जमहूरियत की, जो लोग चाहते हैं वैसी सरकारें बन जाती हैं, लेकिन अंदर से जो समाज है वो टूट गया, वो जो एक भाईचारा था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। नीरज जी, आप बताइएगा, सबका साथ सबका विश्वास तो आया, लेकिन साथ ही बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये भी आया, बिल्कुल इसमें हरगिज कोई दोराई नहीं। 80-20 वाला फॉर्मूला भी आया साथ ही साथ, और मस्जिदें बहुत खोदी गई, जमीन के नीचे से कुछ ना कुछ तलाश करने की कोशिश लगातार जारी रही 12 सालों में। निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में जो आपने सरकारी योजनाएं लाई, चाहे वो आवास देने की बात हो, चाहे राशन देने की बात हो, आपने सबको एक तरफ से दिया, किसी को आपने भेदभाव नहीं किया। लेकिन जब आप चुनाव मैदान की तरफ भागते हैं तब आपको मस्जिद के अंदर जो है शिवलिंग दिखाई देने लगता है, मंदिर मस्जिदों कोई विवाद आप खड़ा करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विश्वास और विकास की बात कर रहे हैं अगर आप, तो सबको एक धर्म, एक जाति, एक सिस्टम से देखना पड़ेगा, क्योंकि राजा जिस देश का राजा होता है उस राजा के लिए सारी प्रजा एक समान होती है। न कोई हिंदू होता है, न कोई मुसलमान होता है, न कोई सिख होता है, न कोई ईसाई होता है, और राजा का कोई जाति धर्म नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये देश संविधान से चलता आया है, और संविधान जो है सबको अपने मौलिक अधिकार देता है जीने के। लेकिन दोनों चीजें साथ चली नीरज, मैं इसीलिए मैं सवाल आपसे फिर से पूछ रहा हूं, दोनों चीजें साथ इस तरह से चली
कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन एक रहेंगे सेफ रहेंगे साथ में। उसके अलावा राशन सबको मिला, ना धर्म देखा गया ना जाति, शौचालय सबके यहाँ बना, घर आवास जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं सबको मिले। लेकिन साथ ही साथ फिर यह भी कहा गया जो सत्ता में मौजूद बैठे हैं मंत्री कि मुसलमानों का बाइकआउट कर दो, 2-3 साल तक इनको नौकरियां मत दो, इनकी रेडी पटरी से कुछ खरीदो मत, रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दे दो, बाइकआउट कर दो ना, ये भी कहा। तो दोनों चीजें साथ साथ चलाने की कोशिश कितनी बेकार लगती है आपको? बेकार निश्चित रूप से। आप जो बात कही जा रही है कि एक गुलदस्ता जो भारत का था उसको आप बिखेरते रहे और डराते धमकाते भी रहे और उनका सहयोग भी करते रहे, लेकिन जब जब आप चुनाव नजदीक आया तो हिंदू मुसलमान करके कुछ भी ऐसा करके जिससे आप सत्ता में आ जाए, वो पूरा आपने प्रयास किया और उसमें आपको कामयाबी मिली लगातार। लेकिन अब जब हिंदू मुसलमान और सारी चीजें कह सुनकर देश की जनता थक चुकी है, तब आप जातियों के आधार पर आप राजनीति करने लगे, जाति धर्म जात की बातें होने लगी, वो जाति और ये जाति। मुझे लगता है कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, और जब भी बात होती है तो आप पंडित नेहरू से शुरू करते हैं और 2047 में खत्म करते हैं। इसके बीच के समय की आप कभी बात नहीं करते। बीच के समय के लिए कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं आएगा। आपकी ही जिम्मेदारी है कि जब आप नेहरू से शुरू करेंगे और 2047 तक जाएंगे तो आपको ही जवाब। प्रशांत रायकवार भी चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अगला जो नारा सोहेल काजमी साहब जो मेरे सामने है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख दिखाने वाला यह नारा दिया गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति भी बनी, जमीन पर इसका अमल क्या देखने को मिला सोहेल काजमी साहब? देखिए, जहां तक करप्शन की बात है, भारत में करप्शन कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के ब्लड के अंदर, वीन्स के अंदर जो है वो चली गई हुई है। नहीं हो गई दूर। मुझे जो नजर आ रहा है 14 साल में किसी बीजेपी लीडर के यहाँ पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं पहुंचे, मतलब करप्शन खत्म है। बिल्कुल, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि दुरुपयोग जो नीरज सर ने जो कहा, मैं उसको फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि बिल्कुल सच कहा कि जितनी भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स हैं उनका दुरुपयोग जो है उसका बहुत बड़ा रोल रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आपने दिल्ली में देखा, वो वेस्ट बंगाल में देखा, बिहार में देखा, आने वाली जो इलेक्शन है स्टेट्स में कुछ लोग, ये टीएमसी जो टूट रही है आज, बार बार सुबह टूट रही है, दोपहर को ये क्या है? ये सिर्फ डर और खौफ के साये में उनको डरा के आप कर रहे हैं। अब उसके देखिए, अब एक बात तो बनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक मुहावरा जो है बिल्कुल फिट होता है इस वक्त। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और उसी तर्ज पे वो सोसाइटी को और स्टेटों को चलाना चाहते हैं, और चल भी रही है, और कोई रिवोल्ट नहीं है, ना अपोजिशन की आवाज है, ना किसी और की आवाज है। लेकिन ये जो कॉकरोच बीच में आया, जो खुद ब खुद कॉकरोचेस आपके घरों में आ जाते हैं, इसने थोड़ा सा हिला के रख दिया समाज को कि एक वर्ड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंह से निकल गया कि यूथ कॉकरोच की तरह है। आप देख लीजिए, उसका जन आक्रोश जो है एक आंदोलन की शक्ल में बदलने शुरू हो चुका था। अब कितना बदला कितना नहीं बदला, लेकिन वो जो 5-6 दिन आपने देखे, वो एक देखेंगे। फिर 20 जून को आ रहे ना कॉकरोच दिल्ली जंतर मंतर पर बैठने वाले हैं, कह रहे हैं उठेंगे नहीं जब तक इस्तीफा भी नहीं होगा, तब देखा जाएगा उनका क्या सीन है। लेकिन नीरज मैरेची, न खाऊंगा न खाने दूंगा, फिर कांग्रेस एक वॉशिंग मशीन लाई, वो डेमो करके दिखाया तो लोकसभा चुनाव में पवन खेड़ा ने कि किस तरीके से वॉशिंग मशीन में धुलाई होती है। फिर उसके बाद वो अजीत पवार और तमाम चीजें, और आखिर में जाते जाते हमने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में बीजेपी की तरफ से सीएम बनते हुए देखा। उनका तो बाकायदा वीडियो, पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर जिनका वीडियो मौजूद है रिश्वत लेते हुए, लेकिन वो सीएम बने, लेकिन नारा तो था भाई, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देश में जितने भी भ्रष्टाचारी थे निश्चित रूप से वो आज की तारीख में कहां खड़े हैं हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं, पूरी देश की जनता को पता है। जितने भ्रष्टाचारी थे वो सब आपके पास आ गए, और तो न खाने वाले बचे कहाँ? न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही, गलत कहाँ कही। जो लोग खा रहे थे उनको उन्होंने बुला के अपने यहाँ रख दिया, अब वो ईमानदार हो गए, दुनिया के सारे ईमानदार देश के अब उनकी पार्टी में, तो उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन आप जिस तरह से लगातार दबाव बना के ईडी सीबीआई का, जो मैंने पहले कहा, दबाव बढ़ा तो आपने तमाम चीजें देखी। मतलब आपने ऐसा भी कर लिया कि बिना मुकदमा, बिना एफआईआर के महीनों जेल में रहे केजरीवाल, आप देखिए। और जब आपको जरूरत थी तो आपने 160 सांसदों को ही निलंबित कर दिया। मतलब हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं हुआ। तो सबका साथ सबका विकास, और अब न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो एक कहावत अपने यहाँ कही जाती थी, पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि अजीब सी कहावत थी, वो मुझे याद नहीं आ रही है। कथनी कहानी में अंतर है बहुत ज्यादा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। प्रशांत रायकवार जी भी चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, तो उनसे भी जानेंगे। प्रशांत जी, काम हुए हैं,
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा 2014 में था उससे डिग्रेड हो गया, ऐसा तो नहीं। काम हुआ है, देश कई मायनों में कई मौकों पर वो देश ने करके दिखाया प्रधानमंत्री मोदी की क़यादत में, जो अक्सर होता हुआ नहीं देखा गया। दरअसल मैं उन्होंने रिवर्स कर रहा हूं, आपसे जानना चाह रहा हूं कि कुछ तो अच्छा किया होगा 12 साल में, पहले उसका जिक्र कर दीजिए। धन्यवाद रहीम जी, चर्चा में बुलाने के लिए और सभी पैनलिस्टों को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही मौजू टॉपिक है आज का। 12 साल पूरे हो गए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, और 12 सालों में जो आप बोल रहे बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। तो मुझे याद पड़ता है 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे आके बताया गया था कि देश में क्रांति आ जाएगी और नोटबंदी हो रही है और अगले 50 दिनों में के लिए हमें माफ कर दीजिए, 50 दिनों बाद देश में क्रांति आ जाएगी। क्रांति तब से ऐसी आई कि आज 10 साल हो गए, जीडीपी 6% के ऊपर, 6.5% के ऊपर नहीं जा पाई। एक तो ये क्रांति पिछले 12 सालों में आपने देखी। जीएसटी की क्रांति 2017 में आई, रात में 12 बजे दोनों सदनों का विशेष सेशन बुला करके जीएसटी लॉन्च किया गया और उसकी 5 क्लैप्स थी और उसमें लगभग 100 बार के आसपास रिवीजन हुआ। और रिवीजन होने के बाद अभी आपने देखा पिछले साल बताया गया कि जीएसटी हम घटा रहे हैं, और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम के ऊपर जीएसटी का हम अपना वो देखें तो अगर एक बेसिक इंडिकेटर ले लीजिए कुकिंग ऑयल का, तो जितना पिछले साल घटाया गया था आज की डेट में जीएसटी उतना बढ़ करके उतना ही हो गई। चलिए आ जाइए इनकम, मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो 12 साल पहले इनको इकोनॉमी मिली थी, जो इनको देश मिला था, कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा प्रशांत जी, कुछ अच्छी चीजें बताइए ना। लगातार इनको नहीं, कुछ तो अच्छा हुआ होगा। अगर बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही शानदार डिफेंस हुआ। एक्सपोर्ट हमारा बड़ा है, आदित्य एल1, मिशन गगनयान, मिशन चंद्रयान, तमाम चीजें हुई है देश में। रहीम जी कह तो रहा हूँ, जितने पूर्ववर्ती सरकार के काम थे उनको आगे बढ़ाया गया। वही वो हमने देखा आगे जाकर के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, नहीं, 2014 से पहले ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, तमाम चीजें नहीं देखी थी ना देश ने, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, अच्छा भी लगा। बिल्कुल उसका पुलवामा में 40 लोग मरे, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आ पाई हमारे सेना के जवान, और उसका फायदा उठाया गया। देश ने पहली बार ये भी देखा कि शहीदों के नाम पे वोट भी मांगा जाता है 2019 में। देश ने पहली बार ये भी देखा कि बिना प्रिपरेशन के लॉकडाउन लगाया जाता है और लाखों लोग पैदल चलते हैं। देश ने रहीम जी बहुत कुछ देखा। अब आप मुझसे ज्यादा पूछते। अच्छा, डिफेंस में आत्मनिर्भर नहीं बने, जो 23,000 करोड़ का हमने निर्यात किया डिफेंस के सेक्टर में, ये पहले कभी नहीं हुआ था, ये तो हुआ है। देखिए, मैं फिर से अगर बोलना चाहूँ तो आपको बता दूं, मैं चाहता हूं कि कुछ तो तारीफ हो ना, मतलब 12 साल में बिल्कुल निकम्मापना वाला ये दौर था, ऐसा तो नहीं हो सकता। सड़कें बनी, देश की स्थिति आज बता रही है ना, देश की आज की स्थिति देख लीजिए आप। देश में डॉलर की, हमने रुपए की स्थिति देख लीजिए, देश की इकोनॉमी की स्थिति देख लीजिए, देश के स्ट्रैटेजिक रिजर्व ऑयल की स्थिति देख लीजिए, देश की इकोनॉमी की स्थिति देख लीजिए, देश की प्रति व्यक्ति इनकम देख लीजिए, ये सब की इकोनॉमिक पैरामीटर है। आम व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव में लगा था कि मैं आपसे कुछ तारीफ करूंगा, राष्ट्रीय जयंती से कुछ आलोचना ही दूंगा, आप होने नहीं दे रहे। राष्ट्रीय जयंती जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। बीजेपी के प्रवक्ता राष्ट्रीय जी भी चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। राष्ट्रीय जी, दरअसल हुआ बहुत सारी चीजें। मेरी आवाज कट रही, मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ पा रही। राष्ट्रीय जयंती जी, आपसे दरअसल जो मैं जानना चाह रहा हूं वो ये है कि बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, लेकिन कुछ तो ऐसी खामियां रही होगी जहां काम करना थोड़ा सा बाकी है। इन 12 सालों में वहां काम नहीं हुआ, थोड़ा सा और समय लगेगा, उस पर काम करेंगे, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जी, कुछ मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा विषय चुना कि आज हम, मुझे लगता है कि पूरे भारतीयों को हम एक होकर हमारे प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहिए और एक दूसरे को बधाई देना चाहिए कि 12 साल जो हम सक्सेसफुल प्रशासन का और निकाले और प्रधानमंत्रित्व काल का नेतृत्व हमें ऐसा मिला, इसके लिए तो हम बधाई के पात्र एक दूसरे को देते ही हैं। ठीक है, अभी मैंने सुना अपने भाइयों को कि कुछ जैसे अभी खैर एग्जाम्पल होता है कि हाँ ग्लास भरा है, उसे हम कैसे देखते हैं, ग्लास आधा है या ग्लास भरा आधा भरा है, या यहाँ तो ग्लास पूरा भरा है तो भी आधा दिखता है। तो खैर नकारात्मक रवैये से देखने वालों के लिए मुझे कुछ बात नहीं करनी है, लेकिन मैं अपना सकारात्मक व्यू जो रखना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री का जो आपने कहा कि 4,399 दिन यानी 12 वर्ष जो आज हुए, और जो अगर हम नेहरू जी से तुलना करें तो ये हमारा लगता है कि एक दिन ऊपर हुआ अभी।
और आगे तो होना ही है। तो कहीं ना कहीं ये लेकिन वो एक गर्व की बात नहीं है। गर्व की बात यह कि हम 12 साल कैसे सुशासन और किस तरह से हम जनता की सेवा में एक समर्पण की भावना से, एक निष्ठा की भावना से हमने 12 साल निकाले, ये ज्यादा बड़ी बात है। इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में हम इन्हें देखते हैं। अब अभी हाल ही में अभी तुरंत मैंने देखा एक्स पर कि भले ही हमारे भारत के लोग इसको नकारात्मक ले, लेकिन विदेश में भी हम देखते हैं कि अमेरिकी राजदूत जो है सर्जियो गोर और इजरायली राजदूत जो है रवेन अजार, उन्होंने दोनों ने अपने बधाई संदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दिया और ये कहा कि कांग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर बिकमिंग इंडिया लॉन्गेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। और इस उपलब्धि पे उन्होंने कि दशकों तक समर्पित और जिस तरह जनसेवा का कार्य इन्होंने किया उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में ये करना जरूरी भी होता है, बहुत सारे देश दूसरे देशों को बधाई संदेश भेजते हैं। लेकिन अब दरअसल मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ कि अभी बहुत सुना, तो मैं 2 लाइनें इसमें कहना चाहती हूँ कि कागजों पर नहीं धरातल पर बदलाव की कहानी लिखी है, हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में रवानगी लिखी है, दिखती है तरक्की अब देश की कोने कोने में साफ, इन 12 सालों में विकास की नई कहानी लिखी है। तो ये विकास की जो कहानी है ये आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये भारत के लोगों के आत्मविश्वास की कहानी है। आपने बहुत अच्छा एक शेर सुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक भी बड़े खुश हुए होंगे सुनकर। अब थोड़ा सा मैं नहीं जाना चाहती, थोड़ा सा पीछे जाते हैं राष्ट्रीय जी। आप लोग कह सकते हैं कि ये कागजों की बात है, लेकिन हम तो चूंकि फील्ड में जाते हैं और फील्ड में हमें पता चलता है डेटा। आप थोड़ा सा मैं भी कोट कर देता हूँ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में ये टैगलाइन आपने दी। और मुद्रा योजना जो बैंकों से जुड़ी है, जो महिलाएं जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा, वो बैंक की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, वो आज बैंक में सीढ़ियां चढ़कर अपना खाता खोलती है। उनकी जो गर्व से जो आंखें चमकती हैं, उन आंखों में चमक हमने देखी है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई काम नहीं हुआ, काम तो बहुत सारे हुए, अनगिनत काम। समय लिया आपने, अब कुछ सवाल मेरे भी हैं और विपक्ष के भी हैं। रोजगार कब मिलेगा समेत बहुत सारे सवाल है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में बहुत फेमस नारा था, इस नारे पर बहुत लोगों ने वोट दिया बढ़ चढ़कर। लेकिन 2014 के बाद से अब तक एलपीजी का 123% दाम बढ़े, पेट्रोल के रेट 44%, डीजल के 73%, दूध के 71%, दाल के 84%। ये तमाम चीजें तो हुई, इसका क्रेडिट भी फिर 12 साल की सरकार को लेना चाहिए। नहीं तो आप इसको वैसे तुलना क्यों कर रहे हैं कि हमारे देश में हमारा क्या हुआ? आप और देशों से तुलना करके देखिए। नहीं, मैं नहीं करूंगा और देशों से तुलना। मैं क्या नहीं क्या है वहां पे, उसको देखते हुए भारत विश्व गुरु है। भारत की तुलना सिर्फ भारत से की जा सकती है। अभी आप देखते होंगे भारत की तुलना पाकिस्तान से, नेपाल से, श्रीलंका से क्यों करूंगा? अभी बढ़ जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एक सुरक्षित जो भारत मिला है वो मिलता रहे। हमारा भारत जो सुरक्षित है आज, चाहे वो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बहाने हमने जो किया, ऑपरेशन बालाकोट के बहाने जो हमारे सैनिक ने किया, वो रक्षा जो आज हम निर्यात कर रहे हैं, पहले हमें सोचा भी नहीं जा सकता था कि हम अपने भारत में बने चीजों से हम ट्रेल बनाएंगे, वंदे भारत बनाएंगे, रक्षा के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बनाएंगे, इक्विपमेंट्स बनाएंगे। ये कभी सोचा था? कोविड के समय किसी ने सोचा था? एक्सपोर्ट बढ़ा, देश का आयात बढ़ा, उस आंकड़े पर भी जाइए फिर राष्ट्रीय जी। आत्मनिर्भर भारत को हम बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय जी, आप एक तरफा बात नहीं कर सकते। अगर निर्यात बढ़ा तो एक्सपोर्ट 88% तक बढ़ा है, उस पर आप जवाब नहीं दे रही हैं। सभी भारतीयों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अगर विकसित भारत देखना चाहते हैं 2047 का, तो हमें स्वदेशी अपनाना ही चाहिए और इस संकल्प के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। 40,000 एमएसएमईज जो बंद हुए, उससे विकसित भारत और वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे पूरा करेंगे आप? एमएसएमईज जो बंद हुए हैं उनकी बात क्यों करिए? आप स्किल इंडिया में देख लीजिए। और नहीं, एमएसएमईज बंद हुए तो फिर वोकल फॉर लोकल भूल जाइए, आत्मनिर्भर भारत भूल जाइए। एमएसएमईज ही है जो आत्मनिर्भर भारत को बना सकते हैं। एमएसएमई ही है जो भारत के छोटे छोटे उद्योगों से ही हम ये काम कर सकते हैं, तो उस पर काम किया जा रहा है। और एमएसएमई वैसे जो एकदम कोई प्रोडक्शन नहीं होता था उस पे, तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि वो आखिर वैसा क्यों हो रहा है। आज भी आप लोगों ने देखा हो कि झारखंड के एचईसी पर भी बात अभी आ रही है कि उस पर भी हम लोगों को काम करना है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि वो बंद हुए तो चैप्टर ही क्लोज हो गया, ऐसी बात नहीं है। बंद क्यों हुआ? जब उसके पीछे जाते हैं तो फिर नोटबंदी नजर आती है, वो रहस्यमय नोटबंदी
जो हुई, लोगों की जाने गई, लोग लाइनों में लगे, एमएसएमईज बंद हुए, उसका असर अब यह है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। कहानियां निकलेगी जो दूर तक जाएगी। वो उस पर एक अलग चर्चा हो सकती है कि नोटबंदी क्यों हुआ था, वो उस पर एक अलग चर्चा होगी, जो कि अभी चूंकि वो समय नहीं है कि 12 साल में हमने क्या काम किया, 12 साल आखिर क्या हमारे लिए महत्व रखा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोटबंदी उसमें से एक चैप्टर था, और नोटबंदी का भी क्या सकारात्मक प्रभाव था, वो एक अलग चैप्टर है जो हम लोग कभी फिर डिस्कस करेंगे। फायदे बताइए नोटबंदी के। विपक्ष जानना चाह रहा है ना, विपक्ष ने जो 5 सवाल पूछे उसमें से एक नोटबंदी भी है। क्या फायदा क्या हुआ नोटबंदी से? और विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि 2000 का नोट खुद लाए थे, खुद नहीं चला पाए, सरकार कैसे चला रहे हैं? जो नोट जो वोट देने के समय जो नोट का जो इस्तेमाल होता था भरपूर, उसमें कमी नहीं आई। और वो नोट कहाँ जा रहा था? जो हम लोगों ने नोट बंदी करने से पहले वो नोट कहाँ जा रहा था, किसके पास जा रहा था, और कौन उसमें से वोटर्स थे? ये सब बातें खुल के समझ ही सकते हैं आप, मैं ज्यादा खुलकर बताना नहीं चाहती। सोहेल कासमी साहब, वापस आता हूं। जिस तरीके से हम पहले चर्चा कर रहे थे, नारे बहुत आए ना इस बार, 12 साल में पता नहीं बहुत सारे नारे थे, उसमें से एक ये भी था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इस पर आपकी टिप्पणी हो जाए, रिमार्क्स हो जाए। देश का कद फिर बढ़ा है कि देश नहीं। हाँ, देखिए बिल्कुल राजश्री मैम ने जो कहा, कुछ बातें देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री ऑफिशियल चेयर ऑक्युपाई कर रहे हैं। लोगों में कुछ तो विश्वास था, कुछ चीजें थी जो थर्ड टाइम वो जीत के आए। मैं नहीं कहता हूं कि सारे काम गलत ही हुए, बहुत से काम अच्छे भी हुए, जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया कि भैया हम खुद मैन्युफैक्चरर बने। ऑपरेशन सिंदूर में हमें ये फायदा हुआ कि जो हमने बाहर से इक्विपमेंट मंगवाए थे, वेपनरी जील्स, वो हमारे धरे के धरे रह गए, और जो हमने खुद इक्विपमेंट मिसाइल बनाए, उनके ऑर्डर्स हमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद 11-12 मुल्कों से आना शुरू हो गए। बिल्कुल एक स्लोगन ये था कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको इम्प्रूव करें, और कुछ हद तक की भी हमने, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ट्रंप ने हमें और कुछ सिखाने को मजबूर कर दिया कि भैया हमें नहीं, पूरी दुनिया को सिखाने को मजबूर कर दिया। और भारत तो बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी का मुल्क है, और उसमें से 5-6 अमेरिका निकलते हैं। उसने तो बहुत कुछ सिखाया हमें। तो हमें फॉरेन पॉलिसी को कैसे इंप्रूव करना है, ये भी ट्रंप ने हमें सिखा दिया कि भैया वो फॉरेन पॉलिसी नहीं है जो आप बताते हैं। आज कोई भी मुल्क जो है जब तक मजबूत नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये भी ट्रंप ने सिखाया, और अपनी फॉरेन पॉलिसी को वो देखिए। ये जो मैं पूछ रहा हूँ सोहेल कासमी साहब, 2-3 चीजें। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बालेन शाह नए नवेले प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं कि भारत का ये हिस्सा हमारा है, वो नेपाल के नक्शे में उसको शामिल कर लेते हैं। चीन कई मरतबा ऐसी हरकतें कर चुका है जहां जवाब देना चाहिए तब आपने नहीं दिया। हम सिर्फ पाकिस्तान को लाल दिखाते हैं। 70-80 बार ट्रंप कह रहा है सरेंडर, मैंने करवाया वहां पर सीज फायर, उसको हम कुछ जवाब नहीं देते। वो कहता है वेनेजुएला से खरीदो तेल, हम रशिया से खरीद के वहां से खरीदना शुरू करते हैं। तो फिर देश नहीं झुकने दूंगा, इसको थोड़ा सा सटीक विश्लेषण इसका कीजिए ना। मैंने आपसे शुरू में कहा रहीम साहब कि 2 तरह का भारत है। एक वो भारत जो आज रिसेशन में चल रहा है, एक वो भारत है जो हम पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि 140 करोड़ का मुल्क है, सबसे बड़ी व्यापार की मंडी है, और हम जिसको बिल्कुल पागल मुल्क कहते हैं, खत्म इकोनॉमिकल रिसेशन से और पॉलिटिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, वो मीडिएट कर रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। अब वो मीडिएटर बना है, तो उसके रिटेलिएशन में कितना पैसा अमेरिका ने दिया आप देख लीजिए। और वो आज फिर दोबारा कश्मीर का राग जो है वो रागना शुरू हो रहा है, और हमारे जो आरएसएस के बड़े सीनियर कदावर नेता हैं वो भी अब शुरू हो गए कि पाकिस्तान से बातचीत कीजिए। जितनी रीजनल पार्टीज थी, नेशनल पार्टीज थी, इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो हमेशा कहती रही। अटल जी के टाइम पे भी कभी भी बातचीत बंद नहीं हुई, कभी भी जियो पॉलिटिक्स बंद नहीं हुई, टू टायर डिप्लोमेसी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के तीनों टेन्योर्स में अटल जी के टाइम पे बंद नहीं हुई। अटल जी तो पहले इंसान थे जो बस लेके लाहौर पहुंच गए। कहने का मतलब ये है कि आपकी पॉलिसीज में रिफ्लेक्शन होनी चाहिए मुल्क को मजबूत करने की। ना छोटा मुल्क आपका पड़ोसी है या बड़ा मुल्क आपका पड़ोसी है, उस फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से आपने चलाना है, वो अदा और वो आर्ट जो है वो होनी चाहिए। और माइनॉरिटीज अपने आप को सेफ फील करें, वो कंट्रीब्यूटर फील करें। आपसे ये आपने बड़ा खूबसूरत, हाँ, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी सरकार को देने की जरूरत है, जो थोड़ी सी लुप्त हो गई। हाँ। खासकर बहुत सी रियासतों में, और जम्मू कश्मीर में तो तबाही होगी और बाकी रियासतों में भी होगी। ये कॉन्फिडेंस सरकार का काम होता है इसको बहाल करने में, और उसका फायदा सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स तक नहीं होना चाहिए। सिर्फ वोट लेना, सरकार बनानी, ये इतना इशू नहीं है।
भारत को आगे बढ़ना है, 140 करोड़ से 150 करोड़ हो जाएगा। बहुत से कोर इश्यूज है जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, नीरज मेहरे जी, सबका विकास बड़ा खूबसूरती से आपने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का विश्लेषण किया। अब देश नहीं झुकने दूंगा, इसका भारत ने एक और नारा दिया था इसके साथ ही, ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है, और वो हमने देखा 10 में से 10 नंबर इसको, लेकिन देश नहीं झुकने दूंगा। यहां पर आइए, मुझसे पूछ रहे हैं सर नीरज मेहरे जी। हाँ, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप सत्ता में आए थे तब 55 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पे था, आज 255 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया है। तो देश पे कर्जा बढ़ा तो देश को विकसित भी होना चाहिए था। आप जब बात कर रहे हैं तो 2047 में विकसित गणराज्य बनाने की बात कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और आपके अंदर क्या चल रहा है कि मंदिर के नीचे आप मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने लगते हैं, कभी आप हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। तो जो एक चीज, जिस चीज के लिए भारत जाना जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे, उन्हीं से सीख के हम यहाँ तक आए हैं। तो वो एक गुलदस्ता, एक चीज जो थी हिंदुस्तान की, एक पहचान थी, एक मुट्ठी थी, उसको आपने लगातार बांटने का भी काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भ्रष्टाचारी थे जितने, वो अब आपके साथ खड़े हो गए। तो अब गड़बड़ करने वाले बचे कहाँ? लोग जो थे वो आपके पास आ गए। तो अब गड़बड़ करेगा, आपके खिलाफ शिकायत कौन करेगा? और ईडी सीबीआई आप जहां चाहते हैं वहां लगा देते हैं। तो लगातार आपके साथ देखिए, आप अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के साथ यही हुआ, कितने सांसद उनके राज्यसभा के टूट के गए। अब वही काम ममता बनर्जी के साथ हो रहा है, कितने लोग घंटे घंटे भर बाद रिपोर्ट आ रही है कि 2 घंटे में इतने और बढ़ गए, अभी रुक जाइए और आने वाले हैं। तो ये सब भी देश की जनता देख रही है। लेकिन आप बार बार जो तुलना नेहरू जी से करते हैं, और नेहरू जी इस देश के हर प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी किया कर सकता था इस देश को बढ़ाने के लिए किया, तब आज यहाँ खड़ा है। उसके बाद आपको नेतृत्व मिला है। अगर उस दौर जब मकान बनाना होता है रहीम साहब, तो उसकी नींव सबसे मजबूत होती है, और आप तीसरे और चौथे फ्लोर बना रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना होता है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाना बड़ा टेढ़ा काम होता है कि नींव भर के आप लेके और एक बिल्डिंग बनाते, ऊपर वाले तो अपने। ठीक है, राष्ट्रीय जी से अब लेते हैं जवाब। राष्ट्रीय जी, 2 ऐसे फेमस स्लोगन नारे, बहुत कम समय क्योंकि जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, ये हुआ है वाकई में या नहीं? और एक वो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या इस पर अमल किया है? हाँ राष्ट्रीय जी, आप इससे जी बिल्कुल अमल किया है। और जो आपने 12 साल की बात की, तो मैं तो यही कहूंगी कि 12 साल का जो कार्यकाल है वो आत्मनिर्भर और भारत विकसित भारत 2047 का एक मजबूत नींव है, और नीति स्पष्ट है और नियत साफ है। तो मुझे लगता है यही एक कारण है जो प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और आज 12 साल पूरा किया इन्होंने। ये बात दीगर है कि हम उसको माने या ना माने, लेकिन अगर मैं पूछती हूँ कि अगर इतने ही प्रधानमंत्री का काम नहीं हुआ या प्रधानमंत्री जी ने खराब काम किया तो ऑप्शन कहाँ है? आप ऑप्शन लाइए, प्रधानमंत्री किसी को बनाइए। ऐसा तो होता नहीं। लेकिन जनता जब जानी, और ऐसा ही बिहार बीजेपी ने नहीं जीता, एनडीए ने नहीं जीता, या बंगाल नहीं जीता, या अभी आप ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे थे या ममता बनर्जी के ऊपर दया बरसा रहे थे। मैं खुद बंगाल गई थी चुनाव में और मैंने देखा वहां की दशा और दुर्दशा क्या थी। उन्होंने साफ साफ कहा था मेरे सामने, जब हम लोग घूमने गए, प्रचार करने गए थे, वहां साफ साफ कहा था कि जो भी बीजेपी के वोटर्स होंगे उनके घर में होंगे नहीं है, और उनके घर में सफेद साड़ी पहुंच गई। तो इस तरह की बात वहां होती थी। और आज ममता जी को देखकर भले ही लोगों को लगे कि उनके साथ क्या हो गया, लेकिन उन्होंने जो किया उल्टा लटका दिया। और हमारे कार्यालय में वैसे लोग आए, मतलब जो नया भारत है, ये 12 साल के इतिहास वाला ये बदला लेता है, लटका दी। तो इसलिए ये बदला लेता है, पथराव करा देता है, अंडे फिकवा देता है, पार्टी तोड़ देता है, 20 सांसदों को छीन लेता है। ये नया भारत, ये इसकी नई पहचान। फिर तो लोकतंत्र खतरे में है। मुझे पूछने में कोई तरह नहीं होगी। देशद्रोही की तरह बदला ले रहे हैं फिर आप, उनके गोद में हम जाकर राष्ट्रीय जी बदला ले रहे हैं क्या? ये कहाँ का न्याय है? मुझे नहीं बदला ले रहे हैं कि आप लोकतंत्र है, आप विरोध फिर करिए। पूछ रहा हूँ राष्ट्रीय जी, लोकतंत्र है, इसमें बदला नहीं लिया जाता, आप बदला ले रहे हैं फिर पश्चिम बंगाल में। नहीं, आपने चर्चा छेड़ी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ममता बनर्जी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, राहुल गांधी का भी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत ही प्रसिद्ध नारा था राष्ट्रीय जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या इस नारे पर अमल हुआ राष्ट्रीय जी? इस नारे पर अमल हुआ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? जी बिल्कुल।
और ये नक्सलवाद पर भी वही बात है, खाने दूंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, करप्शन पर बोला था, शुभेंदु अधिकारी सीएम बने हैं, उनका तो वीडियो था जो बीजेपी वायरल करती थी, आतंकवाद की बीजेपी बात हो, धमकी ये देती जीरो थी। टॉलरेंस आपने देखा। और अभी पाकिस्तान से बात करने की बात कर रही थी, ठीक है, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जहां पे ऐसा लगे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और टेरर और वो टॉक एक साथ नहीं हो करप्शन पर आ रहा हूं, सकते, उस दशा पाकिस्तान में पहुंच कैसे गए। हो राजश्री सकती जी, है? ना खाऊंगा जब ना तक खाने दूंगा उनके कहने माने वाली नहीं, पार्टी जब तब तक ये शुभेंदु बात अधिकारी कैसे को हो सीएम सकती बना है? देती है। जो कारण बना स्वर्गीय अजित पवार जी को फिर अपनी पार्टी में शामिल करके वही मंत्रालय दे देती, तो फिर सवाल मन में पैदा उन्होंने होता है। कारण बना, उनके साथ बातचीत कैसे हो सकती है जब तक कि इस कंडीशंस को लोग फुलफिल ना करे? वापस और आता हूं अपने हमेशा सवाल पर। उन्होंने पीठ पे छुरा ही भोंका। काशी जी, आप इसलिए निकल मुझे जाते नहीं हैं अपनी लगता बात को कि कंप्लीट जब करने तक में। ये मैं जानना चाह रहा हूं, खून ना और खाऊंगा पानी ना एक खाने साथ दूंगा, नहीं क्या इस बह पर अमल सकते हुआ वाली था? जो सिद्धांत या है हुआ मोदी इन जी 12 की, सालों में? वो एकदम सही सिद्धांत है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस पर अमल हुआ है राजश्री जी इन 12 सालों में? क्या आपकी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं जिस पर दाग लगे हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शुभेंदु अधिकारी वीडियो दिखाएं जिसमें वो जी रिश्वत मांग रहे बिल्कुल, हैं। दिखाइए। राजश्री जी, आपको ये भी नहीं पता कि शुभेंदु अधिकारी जी का वीडियो वायरल हुआ था? देश के प्रधानमंत्री ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपने एक्सपर्ट डाला था और कहा था कि ये देखो, ये जेल जाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी, और आज वो सीएम है आपकी पार्टी के। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जुमला था ये सिर्फ। बात देखिए, अगर कोई हमारी पार्टी में आते हैं, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति और सिद्धांत पर उनको विश्वास है और वो हमारी अरे कल को पार्टी में दाऊद इब्राहिम आते हैं, आएगा, तो कहेगा उनका मैं स्वागत मोदी है। जी के सिद्धांतों पर और जब चलूंगा, बीजेपी वाले फिर सीएम बना देंगे दाऊद इब्राहिम को। ऐसा थोड़ी चलेगा देश में, लोकतंत्र है ना। दाऊद इब्राहिम की बात कहाँ यहाँ पर हो रही है? अरे शुभेंदु अधिकारी करप्ट आदमी है, रिश्वत ले रहे थे, वीडियो वायरल हुआ, आप ही ने कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जेल जाएंगे, सलाखों के पीछे रहेंगे, अब वो सीएम की कुर्सी पर बैठे, फिर आप कह रहे हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। गलत बात है राजश्री जी। हेलो, गलत बात है जी। ना ये तो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बार बार यही कह रही हूँ ना, अगर नीति और सिद्धांत पर अगर कोई सुबह का भूला शाम को घर आता तो उसे भूला नहीं कहते वाली बात है। चलो तो फिर दाऊद वैसे ही इब्राहिम बात को है भी कि बुलाइए, कोई नीति पार्टी में सिद्धांत शामिल को कराइए, साथ फिर में कहते है, हैं सुबह का भूला शाम को घर आ चुका है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे के साथ साथ राष्ट्रीय जयंती जी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, 80-20 नमाज, बुर्का, बिल्कुल, मंगलसूत्र, इस पे तमाम कहाँ डाउट है चीजें। बताइए तो। हाँ। हम अगर भारतीय एक साथ हैं तो कोई अभी जब मुगल साम्राज्य की बात, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हम इसलिए करते थे कि हम एक नहीं रहते थे, तो इसमें कहाँ 30 दिन हुआ बंगाल में सरकार बने, मदरसों का सर्वे, मदरसों में वंदे मातरम, तमाम चीजें ऐसे लागू की जिससे बदला लेने की आप पूरी और कोशिश जितने चल रही है। हमारे साथ लोग हैं सब एक साथ रहेंगे तभी तो हम सेफ रहेंगे। एक परिवार में आप देखिए ना, अगर हम सेफ इकट्ठे रहते हैं तो ही हमारे बाहरी कोई लोग हम पर आक्रमण नहीं करते या हम पर कोई छींटाकसी नहीं करते। अगर हम अलग अलग होते हैं तो लोगों को बोलने का मौका मिलता है, लोगों को घर घुसने का मौका मिलता है। चलो कुछ प्रोजेक्ट्स इसमें हैं, कहाँ बहुत दो कम मत? समय है, उन प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं। नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है, गंगा की सफाई करनी है। कहां तक पहुंची सफाई गंगा की? इस प्रोजेक्ट पर कहां हम स्टैंड कर रहे हैं बिल्कुल फिलहाल? पहुंची है। आज हम लोग जब गंगा उस पर जाते हैं तो सफाई नहीं दिखती है, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है वो। आपको दिखता है, लेकिन रिपोर्ट तो अलग चीजें बयान करती है राजश्री जी। देखिए, मैंने कहा ना कि जिनको नकारात्मक नजरिया से देखना है वो नकारात्मक ही देखेंगे, लेकिन अगर मेरी रिपोर्ट नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ही एक रिपोर्ट जारी करती है कि क्या सफाई जिसमें वो बता रहे हैं कि इस पानी को नहाने के लिए, धोने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, 9 गुना ज्यादा खराब है इससे। मेरी रिपोर्ट नहीं, योगी जी से पूछिए, वो उन्होंने मतलब एक रिपोर्ट जारी करवाई, उसी में ये लिखा हुआ, मैंने तो पढ़ लिया। गंगा जी की बात कर रहा हूँ। किसने कहा कि पानी पीने योग्य नहीं है या नहाने योग्य नहीं है? ठीक है नीरज मेरे जी, नमामि गंगे सुपरहिट हो गया, मेक इन इंडिया सुपरहिट हो गया, डिजिटल इंडिया सुपरहिट, आत्मनिर्भर भारत भी सुपरहिट, तो अब देश सुपरहिट है। दरअसल कमियां खोजना बंद करना चाहिए। यूनिकॉर्न में देखिए कितने स्टार्टअप्स हो गए हैं। नीरज मेरे जी जल्दी इस पर जवाब दीजिए, छोटा सा, कम समय है, बहुत कम समय है, बहुत सारी चीजों को भी और शामिल करना है। देखिए, आता न वही मोदी जी कहें वही सही। कुल मिला के जो चीजें आप पूछेंगे, अगर उस पर रिपोर्ट सरकार की हो, अन्य विभागों की रिपोर्ट होगी, उसको कोई मानने को तैयार नहीं होगा। निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी का जो वीडियो वायरल हुआ था, वो प्रधानमंत्री जी रैली में खड़े होकर मंच से कहा था इनको जेल भेज देंगे। आप तमाम ऐसे लोग जिन पे 80 करोड़, 100 करोड़, हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप लगे थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में। तो अब हमारी बहन जी जब स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि हमारी नीति और नीयत साफ हो गई उनकी, तो अब साफ हो गए। जब वॉशिंग मशीन से साफ होके आ गए
तो फिर भ्रष्टाचारी नहीं रहे, हाँ। फिर तो उनकी मूर्तियां लगनी चाहिए। नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मैं सिर्फ उनके लिए नहीं था। इधर वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे, फिर उसके बाद कोविड में पीएम केयर फंड आया था, तमाम चीजें वो भी जांच के दायरे में कभी नहीं आई अब तक। तो ना सवाल वहां पे भी। पवन पटेल जी जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता। पवन पटेल जी, स्वागत आपका। बहुत देर से आए, लेकिन 12 साल बेमिसाल हो गए देश के प्रधानमंत्री के। एक तारीफ तो आज पवन पटेल जी बनती है, एक तारीफ। नहीं, अब तारीफ वही जबरदस्ती वाली करना हो तो अलग बात है, लेकिन जो हकीकत है वो कहीं 12 सालों में कुछ तो अच्छा हुआ होगा पवन पटेल जी। 12 साल जो बेमिसाल है, हम सचमुच की तारीफ करते। हाँ। मैंने कई सारे मुद्दे जब ऐसे होते जिनमें राजनीति नहीं करनी होती, तारीफ करनी होती, वहां पे तारीफ की जाती। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी जो 12 साल में जो कहा है, वो एक भी शब्द किया हो तो बता दीजिए, कहा हो तो। जो मोदी जी ने कहा उसके हमेशा उल्टा हुआ है, जो मोदी जी ने कहा हमेशा उसके विपरीत हुआ है। मोदी जी को तो बड़ी आशा भरी नजरों से देखा। 2014 में मोदी जी की जीत नहीं थी, मोदी जी की जो बतौलेबाजी थी उसकी जीत हुई थी। जो आदमी को, एक जनता को, युवाओं को, किसान को, हर वर्ग को लुभाने का जो उन्होंने काम किया था, मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने दिखाने के लिए काम किया था, उसकी जीत थी। हम कहते हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बताए ना कि मोदी जी ने बोला था कि अच्छा भाजपा की हैं आप। नमस्कार मैडम, मुझे पता था कि आप साथ में बोलेंगी। जी बताइए, आपको सुन ही नहीं पाया कोई, अब हम रुके फिर आप बोले। जब कोई एक व्यक्ति बोल ले उसके बाद बोलिए तो समझ में आता है। राजश्री जी, रखिए अपनी बात। 2 मिनट खराब। पवन पटेल जी कह रहे हैं कि कोई एक शब्द या एक गारंटी पीएम मोदी की ऐसी, वो आप बताइए, फिर वो जवाब देंगे पूरी हुई या नहीं। मैं तो यही कहूंगी कि जब अगले जब बोल रहे हैं कि जुमलेबाजी से 2014 में जीते, तो 2019 में भी वैसा ही जीते, 2024 में भी वैसा ही जीते। तो इसका मतलब पब्लिक तो एकदम मूर्ख है कि जुमलेबाजी पे ही विश्वास करने लगती है। उन्होंने काम देखा ना, उज्ज्वला योजना देखा, आयुष्मान योजना देखा। उज्ज्वला योजना में राजश्री जी इस तरह से 12 सिलेंडर मिलते थे 2014 में, 2019 तक 6 हो गया, 4 हो गया। वो बंद कब हो गया, मुझे उसका इंतजार चल रहा है। ठीक है, ठीक है। कागजी आंकड़ा नहीं है, ये मैंने पहले ही कहा। ये हम लोगों ने फील्ड में जाकर अच्छा, उज्ज्वला योजना में कितने सिलेंडर मिलते हैं राजश्री जी, आप खुद बताओ ना मुझे। हर एक चावल को देखना पड़ता है। 2-4 चावल देखा तो समझ में आ गया कि नहीं राजश्री जी, कितने सिलेंडर मिलते हैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कोट कर रहा। सारे जगह काम हो चुके हैं। कितने सिलेंडर मिलते हैं? नहीं भी हुए, कितने सिलेंडर मिलते हैं? शौचालय के पैसे ले गए और शौचालय नहीं बने, ये भी मैंने देखा। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि 100%। पवन पटेल जी, आपका समय शुरू हो जाएगा। हमें बहुत कुछ काम करना बाकी अभी। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ काम हुआ, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत यहाँ पर काम हुआ, आत्मनिर्भर भारत पर काम हुआ, डिजिटल इंडिया पर काम हुआ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। स्वच्छ भारत में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं, महिलाओं को इज्जत। पवन पटेल जी, जवाब आपका। पहले सोचा गया था कि महिलाओं को ऐसा चाहिए, पवन पटेल नारा लग गया कि बेटी इतने सारे अभियान में बता रहा हूँ यहाँ पर काम हुआ लग गया, और बेटी वहां ब्याहती नहीं है जहाँ पे शौचालय नहीं होते। पवन पटेल जी जल्दी, कम समय भाई। देखिए, मेरा निवेदन इतना, जितना इन्होंने बोला उज्ज्वला की बात की, उज्ज्वला में पहले आपने गैस का सिलेंडर बढ़ा दिया, और अभी जब से उज्ज्वला आई तब से 3 बार आपने कटौती कर दी। आज या कल के पेपर में था कि फिर से 8 सिलेंडर 7 सिलेंडर कितने कम कर दिए। आपने लाडली बहना की बात की, लाडली बहना को पहले चुनाव के पहले जोड़ते जाएंगे, फिर क्राइटेरिया के नाम पे हटाते जाएंगे। हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि बाकी आप कागजी आंकड़ों पे मत जाओ। मोदी जी की जुबानी जो जंग है, उस जंग को ही याद कर लो। जो मोदी जी ने बोला हो उसको पूरा किया हो तो बता दीजिए। हम कहते हैं कि अगर मोदी जी ने पूरा किया होता, मोदी जी ने अगर पूरा किया होता, तो आज आपको अजीत पवार को नहीं लेना पड़ता। नया भारत है, घुसकर मारेंगे, ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, तमाम चीजें हुई। भाषण सब व्यक्ति को होंगे ना। अरे आपने देखा भाइयों एवं बहनों की कैमरे के सामने पैसे लिए कैसे छुपाए, ऐसे छुपाए। मोदी जी का भाषण सबको पता होगा, लेकिन आज उसी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। क्या मामला है ये? आप पवन पटेल जी, आप कह रहे हैं कि एक लाइन ऐसी लिए जो पूरी की हो। मैं बता रहा हूँ, 2 विधानसभा नया भारत है, घुसकर मारता है, तमाम चीजें फिर करके भी दिखाई। मोदी जी की नीतियां होती तो आप उन नीतियों पे चुनाव लड़िए ना। दूसरे को, लोगों को ईडी सीआईडी का डर दिखाकर उनकी सदस्यता क्यों खत्म कर रही है? चलो आखिर में बड़ा सवाल, क्योंकि आज नेहरू जी का रिकॉर्ड टूटा है। दरअसल नेहरू जी का जो रिकॉर्ड था, उससे एक दिन ज्यादा का कार्यकाल आज देश के प्रधानमंत्री ने पूरा किया। लेकिन जयंती जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड कब टूटेगा? नेहरू जी ने 75 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, देश के प्रधानमंत्री जी 0 पर हैं, अभी भी फंसे हुए। जब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ राष्ट्रीय जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला रिकॉर्ड कब टूटेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनके प्रवक्ता होते हैं, जो अधिकृत होते हैं, वो लोग करते ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर एक चीज में मोदी जी को करना तो पहले प्रधानमंत्री। अच्छा एक सेकंड, पवन पटेल जी रुकेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास प्रवक्ता नहीं थे, 55 प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, डटकर सामना किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। डरते हैं क्या देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से? अब तो 12 साल हो गए।
प्रधानमंत्री की ही बात, दूसरे जो अधिकारी हैं, जो दूसरे मंत्री, अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास अधिकारी नहीं थे क्या? जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास अधिकारी स्पोक पर्सन नहीं थे? एक्टिव नहीं था। सुब्रमण्यम अच्छा। स्वामी भी तो कर रहे हैं, उन्हीं की बात तो कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भी बताते जा रहे हैं, उन्हीं की बात तो बता रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी का क्या स्वार्थ था और आज क्यों बता रहे हो तो अलग बात है। अगर हम 2014 से के पहले की तुलना करें तो आप मैं ये नहीं कहती कि नेहरू जी के कार्यकाल में काम नहीं हुए, काम जरूर हुए, तब उसको आगे बढ़ाया जिस स्पीड में, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। कि अगर हम कहें कि जिस तरह से 2014 में जो वंदे भारत ट्रेन है या राष्ट्रीय जी, आपको लगता है कि देश में नफरत बहुत ज्यादा फैल चुकी है? ये सारे नहीं हुए थे। ट्रेनों की जो रफ्तार है वो कैसी थी? राष्ट्रीय जी, क्या आपको लगता है देश में नफरत बहुत ज्यादा फैल गई है? की रफ्तार कैसी थी? तो ऐसे तुलना हम करें तो जिस स्पीड से ये बढ़ा है उसकी बात हम कर रहे हैं। ये नहीं कभी नहीं पटेल जी, जल्दी जवाब। कि नेहरू जी के कार्यकाल और बनी ऐसा नहीं है, वंदे भारत चली और स्पीड से चलती हमने देखा, अच्छा काम हुआ। और ठीक आज है, हम वो अलग बात है वंदे भारत ट्रेन में डब्बे कितने, किराया कितना है। लेकिन पवन पटेल जी, जवाब जल्दी जवाब। सो स्मार्ट सिटी भी है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ना हम रुकेंगे ना थकेंगे, विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये साल तो सिर्फ मजबूत बुनियाद है, सब होने पर हम आत्मनिर्भर। पवन पटेल जी, आपका समय आप इस्तेमाल कर सकते हो, बाद में मत कहिएगा कि समय नहीं जाएगा, दिखा ही जाएगा। और 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प है, जल्दी पवन पटेल जी, तो सबको साथ देना चाहिए क्योंकि ये हमारे भारत का विषय है। जयंती जी, अब रुकेंगे, बहुत कम समय है। हम विरोध बहुत समय लिया आपने। पवन पटेल जी भाई, आप शुरू हो जाइए, नहीं तो फिर आपका समय कट रहा है। पवन पटेल जी बोलिए, रखिए अपनी बात। सारे भ्रष्टाचारियों को भी साथ लेते हुए चलेंगे। आप अपनी कविता में एक लाइन ये भी जोड़ दीजिएगा, सारे भ्रष्टाचारियों को साथ लेते चलेंगे। और सारे भ्रष्टाचारी साथ दे तो रहे हैं। हम तो यही बात कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा है उसको करने की दिशा में आज आपने कम से कम बोला कि नेहरू जी ने किया है। मुझे लगता है कि आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। पहले ही बोली आपसे। ठीक है, सोहेल कासमी साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैं वापस एक बार फिर से आना चाहूंगा क्योंकि 12 साल पूरे हुए हैं और मैं चाहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ये 13वें साल में। सोहेल कासमी साहब, इस तरीके से जस्टिफाई करना कि जो प्रवक्ता है वो करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश के प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं, इस पर आपका एक छोटा सा कमेंट। सोहेल कासमी साहब जल्दी। आपने सच बोला था, साधुवाद आपका। सोहेल कासमी साहब धन्यवाद। जो प्रवक्ता होते हैं उनकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, क्या ये जस्टिफाई है सोहेल कासमी साहब? देखिए सर, कैमरास को फेस करना और वो एक प्रथा जिसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, वो आर्ट सब में नहीं होती है, वो आर्ट किसी किसी में होती है। मोदी जी की एक ही प्रॉब्लम है कि वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा होता है और जो उनकी नीतियां उनके दिमाग में प्रोजेक्ट करने के काबिल है, तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। सीधी सी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो एक लिटरेरी आदमी थे, एक लिटरेचर थे। मैं खुद उनसे 4-5 बार मुझे मिलने का मौका मिला, एज प्राइम मिनिस्टर भी और एज लीडर ऑफ अपोजिशन भी। तो मैं उनके मैंने आपको कहा ना, हर पॉलिटिशियन की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उसकी एजुकेशन। नीरज मेहरा जी, जल्दी इस पर थोड़ा सा कमेंट हो जाए आपका, कम समय किस पे? नीरज मेहरा जी, आपका कमेंट इसी पर, क्या होनी चाहिए 13वें साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम? निश्चित रूप से देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे सबने मीडिया को फेस किया है, तो मोदी जी को भी कर देना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते? बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का चर्चा के अंत तक बने रहने के लिए। राष्ट्रीय जी, पवन पटेल जी, नीरज मेहरा जी, सोहेल कासमी साहब, वक्त होता तो और बातचीत जरूर करते। 12 साल कंप्लीट हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक ऐसा रिकॉर्ड टूटा है। दरअसल देश में सबसे ज्यादा दिनों तक सरकार में बने रहने का कीर्तिमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रच दिया है। लेकिन एक और 75 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, क्या देश के प्रधानमंत्री इसी साल यानी 13वें साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो सिलसिला भी शुरू करेंगे और नेहरू जी का रिकॉर्ड यहां पर भी तोड़ेंगे? ये सवाल हमेशा शायद क्वेश्चन मार्क में ही बना रह जाएगा। विभाग मुंसिफ में आज के लिए फिलहाल इतना ही लूंगा इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।